गाजर in thala. This is a boron family or 14 group carbon family कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हीलियम और थैलियम। तो ये दो ग्रुप हमने बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने हैं। और सबसे पहले जो इस चैप्टर को पढ़ाने का ट्रेंड है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ने के बाद मैं आपको कराऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी सबसे पहली बात जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, जो हम एक जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ये पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो एक्सपेक्टेड हम लोग पढ़ाते हैं, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी ऐसे ही बताया था, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड आप कहोगे साइज का ये ट्रेंड रहना चाहिए। क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं, हमारे पास बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2,3, एल्यूमिनियम का 13, 283। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो देखो क्या चीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक्सपेक्टेड तो यही रहेगा, बट एक्चुअल में यहां पर एक एक्सेप्शन आता है। जो हमारे पास साइज का ट्रेंड रहता है, बोरॉन से गैलियम, एल्यूमिनियम का साइज, यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा है। बट जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या था, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए। बट यहां पर एक्चुअल में जो एक्चुअल है, इन एक्चुअल एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से क्या होता है, बड़ा होता है। इसका रीजन क्या है, जब हम एल्यूमिनियम बोरॉन से थैलियम की तरफ जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, बोरॉन से थैलियम की तरफ जाते हैं, या ये कह सकते हैं एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते
इलेक्ट्रॉन पहली बार क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, तो कन्फिग्रेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। तो फर्स्ट टाइम यहां पर क्या हुए हैं, 3d इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। और हमने पढ़ा हुआ है 3d electrons have very poor shielding effect। और 3D का क्या होता है, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसी वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई रिपीट अगेन, जो 3D इलेक्ट्रॉन वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होते हैं, अब ये 3D इलेक्ट्रॉन बीच में एक शील्ड नहीं कर पाता है, एक लेयर नहीं बना पाता है, शील्डिंग नहीं कर पाता है। इसी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या आ जाता है, बिल्कुल पास आ जाते हैं, स्ट्रांग अट्रैक्शन हो जाती है। और इसी वजह से गैलियम का जो साइज है वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। दोबारा देख लीजिए, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है बिकॉज एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइम 3D इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं। एंड 3D हैव वेरी वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट एंड ड्यू टू दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के प्रकोप से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, एक तो ये बोर्ड खड़ा है और इसके पास कोई चीज खड़ी, और एक में जो ट्रांसपेरेंट पेपर है वो चीज पड़ी है, तो कौन स्ट्रांगली शील्ड करेगा, ये ग्रीन बोर्ड तो स्ट्रांगली शील्ड करेगा। अगर वो जो क्या है ट्रांसपेरेंट लेयर है उसमें से कोई चीज आसानी से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। मीन 3D इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे तरीके से शील्ड नहीं कर पाते। तो जो वैलेंस शील्ड नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो हमारे पास गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से इसी वजह से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आपको ये एक्सेप्शन हमेशा मिलेगा, पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको मैंने बताया था, अगर न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है तो उसके लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमने उसका ट्रेंड पढ़ना है और ये बात आपको पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमारे पास साइज बड़ा है
किसी भी एटम का अगर साइज बड़ा है तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उनके बीच बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, बहुत कम होती है। तो अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम देखें अगर हम देखें तो हमारे पास साइज का, एटॉमिक साइज का जो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर है एटॉमिक साइज का, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। सबसे स्मॉल साइज होता है किसका, बोरॉन, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, इंडियम का, और फिर थैलियम का। ये हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ा था। तो बोरॉन और गैलियम में से देखो, बोरॉन का साइज क्या है, स्मॉल है, गैलियम का साइज क्या है, बिगर है। तो देखो साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। ऐसा ही होता है। फिर गैलियम और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। एल्यूमिनियम और इंडियम में से इंडियम का साइज बड़ा है, साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। इंडियम और थैलियम में से साइज थैलियम का बड़ा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। एक्सपेक्टेड तो यही होना चाहिए, बट एक्चुअल में, बट इन एक्चुअल थैलियम का साइज भी बड़ा होता है, और थैलियम हैव ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी देन इंडियम। साइज बढ़ता है, हमने ये पढ़ा है, साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। यहां पर साइज भी बड़ा है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है, इसकी कम है। इसका रीजन क्या है, देखो रीजन, अगर हम यहां से इंडियम से थैलियम की बात करें तो वेरी फर्स्ट टाइम फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है। तो अब आप ये नहीं कहोगे कि वेरी फर्स्ट और 4f का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसकी वजह से थैलियम का साइज इंडियम से छोटा होता है। नहीं, साइज डिक्रीज तो होता है, बट इतना हमारे पास क्या है, जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं होता। मान लो सपोज एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जाते हैं, जैसे सपोज 700 था एक शेल में, दूसरे शेल में साइज होना चाहिए था 1200। तो 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो उसकी वजह से जितना साइज इंक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता, बहुत कम इंक्रीज होता है। मतलब मान लीजिए 750, तो बहुत ही कम, वैसे कितना इंक्रीज हो रहा था 700 से 1200, 500 पिकोमीटर नैनोमीटर जो भी था, इतना इंक्रीज हो रहा है। बट
4s इलेक्ट्रॉन की एंट्री की वजह से साइज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, और जो 4s इलेक्ट्रॉन है यहां पर, जो क्या है 4f इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है उन्होंने, टाइटली बाउंड कर रखा, साइज ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, और जो 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या कर रखा है, बहुत ही टाइटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। इसलिए इसीलिए जो क्या है, थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इंडियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। अंडरस्टैंड क्या बता रहा हूं मैं? देखो, इंडियम से थैलियम जाते हैं, वेरी फर्स्ट टाइम 4f इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, और 4f का तो और भी ज्यादा क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से साइज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, और जो 4f इलेक्ट्रॉन है साइज में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, बट जो 4f इलेक्ट्रॉन है उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखा हुआ, और टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, लार्ज एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारे पास थैलियम है उसका उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो इसका एक्चुअल ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी वो ये होता है बेटा, सबसे स्मॉल साइज होता है बोरॉन का, फिर हमारे पास रहता है किसका, थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। ये रहता है एक्चुअल ऑर्डर किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। और इसको लर्न करने के लिए ग्राफ भी बनाते हैं हम लोग, उस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ रहता है बेटा किसके बीच में, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बारे में, और ये एक तरह का W याद रखेंगे, ये W है वेस्टर्न स्टाइल वाला, ऐसे डांस करता हुआ W बनाया, सिंपल W नहीं। और देखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैल। तो थोड़ा सा इसको इस ऑर्डर में याद रखेंगे। तो देखो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, ये ग्राफ किसकी है, आयोनाइजेशन सबसे, ये जो ग्राफ है आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर के बीच में, ये W है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, उसमें आप चीज देखिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, देखिए किसकी है, ये क्या है, बोरोन। बोरोन के बाद देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, थैलियम की। थैलियम के बाद देखें तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, गैलियम की। गैलियम के बाद देखें तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के बाद किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, इंडियम की। तो ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जो मैं आज आपको करवा रहा हूं ये 13 ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, 14 ग्रुप की प्रॉपर्टीज आप खुद डिस्कस करोगे, खुद उसके ट्रेंड्स पढ़ोगे, क्या उसका रीजन रहता है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर
13 ग्रुप की। तो 13 ग्रुप में जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है किसका? बोरोन। बोरोन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 30। 13 ग्रुप में से सबसे जो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? बोरोन का। वो क्यों होता है? क्योंकि बोरोन का क्या होता है? जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क सॉलिड है ये हमारे पास बोरोन। और इसका क्या होता है हमारे पास? नेटवर्क सॉलिड जिनका भी होता है बेटा, उनका क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। B12 आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। इस तरह से मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 6 बोरॉन लीजिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। इस तरह का हमारे पास बोरोन का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। और इस ऐसा स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है? हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है बोरोन को मेल्ट करवाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है? बोरोन का जो 13 ग्रुप है उसमें से क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। बोरोन का क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड लाइट स्ट्रक्चर होता है। इसलिए इसके जो बॉन्ड्स है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे। एक टूटेगा तो दूसरे से जुड़ जाएगा, दूसरा टूटेगा तो तीसरे से जुड़ जाएगा। इस तरीके से इसका एक नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर है। और इसी की वजह से हमारे पास जो बोरॉन है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और कई बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज हाईएस्ट which element have highest melting point in group 13? जो सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बोरोन का होता है ड्यू टू इट्स नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क सॉलिड लाइट स्ट्रक्चर होता है। और सबसे जो हमारे पास कम मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? गैलियम का होता है। ठीक है, क्योंकि बोरोन तो है नॉन मेटल यहां पर। और इसका क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड लाइट स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से इसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैलियम में क्या होता है बेटा? गैलियम का भी क्या होता है? टिपिकली सॉलिड लाइट स्ट्रक्चर होता है। बट इसमें क्या होता है? जो मेटल और मेटल के बॉन्ड, मेटल और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वेरी वीक होता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या होता है? बहुत ही कम क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर मैं यहां पर बात करूं, बैंगन, आलू, गाजर इन, तो देखिए इंडियम और थैलियम में जब हम
जाते हैं। कहने का मतलब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और इसी वजह से मेटल और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी, मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही थैलियम और इरिडियम इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है जी, इनका जो मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अंडरस्टैंड। अब थैलियम में 4f इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए थैलियम का जो मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो इंडियम से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये था हमारे पास किसका, मेल्टिंग पॉइंट का। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 13 जो एलिमेंट्स है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3 बेटा। तो ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, दो तरह का चार्ज ये शो कर सकता है, एक +3 और एक +1। तो जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो सबसे अगर मैं बात करूं बोरोन से पूछा जाए बोरोन क्या तू तेरे 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो बोरोन कहेगा हाँ मेरे 3 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देता है, इसलिए ये क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। एल्यूमिनियम से पूछा गया क्या मैं तेरे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, एल्यूमिनियम भी कहता है मेरे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, बहुत आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो ये भी क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। जब मैं बात कर रहा हूं गैलियम की, तो गैलियम के अंदर बेटा देखिए इससे पूछा जाता है क्या तेरे 3 इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो वो कहता है हाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल तो लीजिए, बट 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि देखिए बेटा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर भी सकता है 2 and 1, बट यहां पर देखिए क्या है 3d इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हुई, और जो 3d इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर इंडियम की बात करें यहां पर 3d के साथ 4d इलेक्ट्रॉन्स भी, तो यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। ये +3 और +1 दो शो करते हैं, ये भी +1 +3 और +1 दो शो करते हैं। थैलियम के अंदर 3d 4d के साथ साथ 4f इलेक्ट्रॉन्स की भी एंट्री हो जाती है बेटा। और आपको पता है 4f का तो और भी क्या होता है,
वजह से ये जो s के इलेक्ट्रॉन को तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है अपनी साइड में, और ये क्या करते हैं +3 और +1 दोनों शो करते हैं, बट उसमें से जो ज्यादा स्टेबल होती है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +1 स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और स्टेबिलिटी +3 की क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका एक ही कारण है जो बेटा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अब मैं यहाँ पर इस लेक्चर में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सेपरेट वीडियो सेंड करी है मैंने, उसको आप देख लीजिए। दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो देखो जो लोअर मेंबर है उनकी क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +3। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, और 14 ग्रुप की सेम इसी तरह से ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कल, उसके अंदर बेटा आपको करवाया जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 13 ग्रुप। 13 की मैंने करवा दी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, 14 ग्रुप की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज आप खुद ब खुद उसके नोट्स बनाएंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस करें।